ठीक है दोस्तों, मेरी रिकवरी विदेश से शुरू हुई। मैं यूरोप में था, पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था और साथ साथ शराबी भी था, शराब पे निर्भर भी था। ज्यादा बैकग्राउंड में ना जाते हुए मैं अपना लास्ट वीक ऑफ ड्रिंकिंग वो थोड़ा सा शेयर करूंगा। सुबह से लेके शाम तक पीना, बिस्तर पे लेटे रहना, टीवी चलता रहता था। मैं एक फ्लैट में रहता था। उस फ्लैट में मेरे दो दिल्ली के दोस्त साथ में रहते थे। सॉरी, हम तीन लोग एक 3 बेडेड फ्लैट में रहते थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको मिला हुआ था। मेरे शराब और मेरी शराबीपन की वजह से मैंने 3 में से 2 के साथ संबंध खराब कर लिए। वो दोस्त थे जिनके साथ मेरी दिल्ली में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, पर इतना मैं सेंसिटिव हो चुका था कि छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता था, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता था, छोटी छोटी बातों पे ईगो ग्लैशेस और पीठ पीछे क्रिटिसाइज करना। संडे का दिन क्योंकि ऑफ हुआ करता था तो हम लोग मिलके अपने फ्लैट की सफाई किया करते थे। बाकी लोग बड़े खुशी खुशी है ना सफाई वफाई करना, पर मैं अपना काम नहीं करता था और फिर झगड़ा बहस और अपने को सही ठहराना। खैर हुआ ये कि आ, आ, पीने के दौरान वो उस आखिरी हफ्ते में मन में ये भी विचार आने लगे कि अब मैं पीते पीते ही मर जाऊं। मैं बहुत ज्यादा लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मुझे लगता था मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही, बल्कि मुझे लगता था कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा। जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो मुझे मिल नहीं रहा। ईश्वर मेरे साथ नहीं है। मैं नास्तिक बन चुका था। उसके साथ साथ लगभग सभी दोस्तों के साथ रिश्ते खराब कर चुका था। खुंदक से भरा हुआ आदमी, खुंदक, गुस्सा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा इनसिक्योर ना। फियर बहुत ज्यादा था मेरे अंदर, फ्यूचर को लेके, फाइनेंसिस को लेके और अपने आत्मसम्मान जिसको हम सेल्फ वर्थ कहते हैं उसको लेके। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा थी। मुझे बस उसी में सुरक्षा दिखाई देती थी और उसके साथ साथ मुझे लगता था आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी है और आत्मसम्मान मुझे केवल बाहरी उपलब्धियों से ही हासिल होगा। जब मैं फलानी डिग्री प्राप्त कर लूंगा, फलानी नौकरी मिल जाएगी, इतना बड़ा पैकेज मिल जाएगा, तो फिर मेरा घर ऐसा होगा और मेरी गाड़ी ऐसी होगी और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होगा। लेकिन हुआ ये कि मैं मरा नहीं और मैं एक रिहैब में पहुंचा। रिहैब में पहुंचने के पीछे भी एक कारण था कि यहाँ मेरी शराब छूट जाएगी और मैं यूरोप से नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट कर जाऊंगा। मैं थोड़ा टाइम पहले ही नॉर्थ अमेरिका के चक्कर लगा के आया था और चूज करके आया था कि किस सिटी में मैंने सेटल होना है। पर वहां विड्रॉल्स फेस करने के बाद धीरे धीरे मेरा मन खुलना शुरू हुआ और समझ में आने लगा कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी मेरी तकलीफ बढ़ती है। धीरे धीरे समझ में आने लगा जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, समझ में आने लगा नीड्स और वांट्स में क्या फर्क है। वहीं रिहैब में एक ही मीटिंग होती थी, एक ही टीम आया करती थी जिसको हम कहते हैं उसको कहा जाता है, एक मिनट मैं नाम याद कर रहा हूँ। एक तो होती है करेक्शनल फैसिलिटी, एक वो शायद जो भी नाम रहा हो, जिसको हम यहाँ कॉमनली पीआई कहते हैं, पर वो पीआई कमेटी नहीं थी, वो रिहैबिलिटेशन इंफॉर्मेशन कमेटी करके कुछ थी, और जो कि हर 3 हफ्ते में वो टीम आया करती थी। वहां से मुझे ए के बारे में पता चला। मैं उन मेंबर्स को सुनता था पर मैं ज्यादा रिलेट नहीं कर पाता था।
और मेरे यहाँ मैंडेटरी था, महीना भर पूरा होते ही शहर में जहां जहां मीटिंग हो रही है मेरे पास फ्रीडम था, एक आउट पास बनता था। उस पे कौन सी भी मैं मीटिंग पे जाना चाहता हूँ, उसका एड्रेस और उसका टाइम मेंशन करो, पूरे 7 दिन का, अपने थेरेपिस्ट से साइन कराओ और मीटिंग जाओ। अकेले जाना होता था मीटिंग, अकेले आना होता था वापस। जिस दिन मैं पहली बारी मीटिंग जा रहा था, मेरे मन में से 4 सवाल गुजरे। एक, मुझे लगता था जिस तरह से मैंने पी है किसी और ने नहीं पी होगी। दूसरा, मुझे लगता था जिस तरह का गिरा हुआ आदमी मैं हूं उस तरह का कोई और नहीं। ये गिरा हुआ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह के बदतमीजी भरे व्यवहार मैंने दोस्तों के साथ किए थे उनको लेके बड़ी शर्म आती थी। अगले दिन शर्म तो आती थी लेकिन सॉरी बोलना आता नहीं था, तो मैं झुक नहीं पाता था। थोड़ी देर पिछले दिन की घटना को याद करना और उसके बाद फिर पीना शुरू कर देना। तो मुझे लगता था मेरा जैसा कोई गिरा हुआ इंसान नहीं होगा। तीसरा, मुझे लगता था जैसी जीवन की परिस्थितियां हैं मेरी हैं, अगर किसी और की होती तो वो भी शराब पीता। पर जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो मेरे पहले ही मीटिंग में कुछ कुछ भ्रम टूटे। मैंने जब मेंबर्स को शेयर करते हुए सुना, है ना, वो शेयर करे थे, तो मुझे दिखाई दिया कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरों के साथ में भी ये स्थिति हुई है। बिगड़े हुए संबंधों को लेके शेयर किया लोगों ने, मैं रिलेट कर पाया। अपने झूठों को लेके लोगों ने शेयर किया, मैं रिलेट कर पाया। और मेरे साथ वो मेरी दूसरी मीटिंग थी। दूसरी मीटिंग ने मेरी लाइफ में या मेरी रिकवरी में चमत्कार किया। मेरे साथ एक साथी बैठा, हम लोग आफ्टर मीटिंग किया करते थे जैसे यहाँ करते हैं, पास में किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए और उसने अपने गुस्से के बारे में शेयर किया और उससे मैं बहुत रिलेट कर पाया। वो गुस्से को दबाने वालों में से था, जिसको कहते हैं गुस्से को पीना। मैं फटने वालों में से था। मैं जब ज्यादा भर जाता था अंदर से तो फिर मैं लोगों के ऊपर बर्स्ट आउट किया करता था। और मुझे ये दिखाई दिया, ये समझ में आया कि अगर इस आदमी का गुस्सा ठीक हो सकता है, इसके पारिवारिक संबंध ठीक हो सकते हैं, इसके अंदर शांति आ सकती है, तो ये सब मेरे साथ में भी हो सकता है। और ये शराब से दूर है तो मैं भी हो सकता हूँ। और बड़ी महत्वपूर्ण चीज, रिकवरी में आने के बाद, रिहैब से लेके उसके बाद जब मैं मीटिंग पहुंचा, एक नई चीज मेरी लाइफ में होनी शुरू हो गई थी। किसी जमाने में मेरे बहुत दोस्त होते थे, पर अपने गुस्से, अपने ईगो, अपनी बहस की वजह से मैंने बिल्कुल अपने को अकेला कर लिया था। रिहैब में रहते रहते मुझे ये रियलाइज हुआ और वहां से मैंने बहस में पढ़ना बंद किया। चाहे मैं ठीक भी हूँ, चाहे मेरे पास सही जानकारी भी है, मेरे लिए रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण बनते गए और बहस, और ये क्लैरिटी थी कि बहस में नहीं पढ़ूंगा। यही व्यवहार मैंने मीटिंग्स में प्रैक्टिस किया। मन धीरे धीरे और खुलता गया। जैसे एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। एक दिन मैं मीटिंग के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। अभी ज्यादा सोचना बरकरार था और मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मीटिंग में बैठ के भी मैं अपने बारे में सोचता रहा, अपने प्लान्स, मेरे फ्यूचर प्लान्स, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। परेशान कमरे में जाऊंगा, परेशान बाहर आऊंगा। तो मैंने उस दिन से सुनना शुरू किया और जैसे जैसे मैंने सुनना शुरू किया, मेरे सोचने में अपने आप गिरावट आई। वो हमारे प्रोग्राम में एक स्लोगन है, लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। तो वो होना शुरू हुआ मेरे साथ, है ना। मैंने लोगों के साथ रिलेट करना शुरू किया। जिन चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पाता था वो अपने आप लेट गो हो जाती थी। लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, समझ में आने लगा कि हाँ, ये चीज सही है। और इस तरह से दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं भी प्रैक्टिस करना शुरू करूं। लाइफ धीरे धीरे बेटर होती गई, है ना। जो वो सेकंड स्टेप में शब्द है सैनिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड। मन स्वस्थ होता गया, सेरेनिटी आती गई। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हो रहे थे। फ्यूचर की प्लानिंग छोड़ दी, बस 1 2 3 दिन तक की प्लानिंग, है ना। आगे का रास्ता ईश्वर अपने आप दिखाएगा, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत क्लियरली दिखने लग गया था
कि मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ज्यादा मैं परेशान होता हूँ। खैर, उसके कुछ टाइम बाद मैं देहरादून आया, और तब देहरादून में मीटिंग नहीं थी, और ये 98 की बात है। मैं दिल्ली मीटिंग करने जाता था, और मैं खास फ्री चर्च और सर्वोदय दो जगह मीटिंग किया करता था, और दोनों ही जगह से मुझे पता चला कि देहरादून में दो मेंबर्स हैं। मुझे उनके नाम और एड्रेसेस और फोन नंबर्स दिए गए। एक साथी जो है डिफेंस कॉलोनी साइड रहता था। मैं देहरादून में नया नया था, तो मुझे डिफेंस कॉलोनी का तो आइडिया नहीं था, पर एक साथी सेंट जोसेफ स्कूल के पास एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा था। मैं वहां तक पहुंच गया। दिसंबर 98 की बात है। उसके घर में एक पर्ची छोड़ के आया, अपना फोन नंबर छोड़ के आया। 2-3 दिन बाद वो देहरादून आया। आते ही उसने मुझे फोन किया, हम लोग मिले, मैं उसके घर गया, थोड़ी देर इनफॉर्मल बातचीत हुई, और उसके बाद हमने मीटिंग करी। और उसने कहा कि तीसरा साथी भी दिल्ली छुट्टी मनाने के लिए गया हुआ है, और 2-4 दिन में आता है और हम बैठते हैं, मिलते हैं। तीसरा साथी जैसे ही दिल्ली से वापस आया, जनवरी का पहला हफ्ता था, 99 जनवरी का पहला हफ्ता, हम लोग मिले और डिसाइड हुआ कि आने वाले संडे से मीटिंग शुरू करते हैं। एक साथी ने, हमारी फेलोशिप के एक फ्रेंड हैं, उनके घर में जाखंड में मीटिंग शुरू की। हम तीनों नए लोग थे देहरादून में। हमें कोई मतलब कोई स्कूल वाला या कोई पब्लिक प्लेस वाला नहीं जानता था जहां मीटिंग शुरू कर सके। हमने मीटिंग शुरू की, और उसी हफ्ते 4-5 दिन लगातार 12 स्टेपिंग में लगे रहे। और पहली ही मीटिंग में हम 3 के अलावा 3 से 4 न्यू कमर्स थे। कहने का मतलब, पहली मीटिंग में हम 6-7 लोग थे। करीब मेरे ख्याल हमने महीना भर जाखंड मीटिंग की होगी, और फिर ओशो होटल के पीछे हमें एक संस्था ने जगह दे दी संडे के दिन मीटिंग करने के लिए। मीटिंग शुरू हुई जनवरी के फर्स्ट संडे 99। और रादर मुझे ये भी शेयर करना चाहिए, एक्चुअली मीटिंग 98 जुलाई 8 जुलाई आज के दिन शुरू हुई थी बकरालवाला में, एक छोटे से स्कूल में। वो दो साथी जो पहले से देहरादून में रह रहे थे, उन्होंने शुरू की, लेकिन 2-3 मीटिंग होने के बाद मीटिंग बंद हो गई। फिर हम लोग जब दोबारा जनवरी में मिले, तो फिर जनवरी के पहले संडे से मीटिंग स्टार्ट हुई, और तब से रेगुलर मीटिंग चल रही है। खैर, प्रेस सेटिंग वगैरह होती रही। हम लोग मेले वगैरह में स्टॉल लेते थे। जहां कहीं पता चलता था कोई शराबी है, तो प्रेस सेटिंग के लिए जाते थे। धीरे धीरे मई 99 में हमको ये जो कनॉट प्लेस वाली चर्च है, यहाँ मीटिंग करने की परमिशन मिली, लेकिन वहां हम वेडनेसडे को मीटिंग करते थे। इसी दौरान 12 स्टेपिंग वगैरह चल रही थी। तो एक साथी जुलाई में फेलोशिप में आए। अगस्त में क्योंकि वो बन्नू स्कूल के मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, तो वो जो स्कूल के मैनेजमेंट हेड थे, उनके पास हम दोनों गए, और उन्होंने एक ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि आप बेशक रोज मीटिंग कर सकते हो। तो जो तीसरा साथी था, वो डिफेंस कॉलोनी में रहता था, एक हॉस्टल में। उस हॉस्टल के पीछे एक जूनियर स्कूल था। उसने वहां बात की, तो 2 दिन मीटिंग करने के लिए जगह हमें वहां मिल गई। तो इस तरह से 7 दिन हमारे पास, 7 दिन हम मीटिंग शुरू हो गई थी बाय अगस्त 99। और इसमें दोनों फेलोशिप्स इन्वॉल्व थी। कुछ मीटिंग्स एक ही थी, कुछ मीटिंग्स दूसरी फेलोशिप की थी। क्रस्ट सेटिंग लगातार चलती रही, मेंबर्स की संख्या बढ़ती रही। इसी दौरान तब जेल हरिद्वार रोड पे होता था, तो जेलर ने हमारे एक साथी को देखा जो वकालत बैकग्राउंड से था, और वो साथी तब तक कुछ महीने सोबर था। जेलर बड़े इम्प्रेस हुए, और उन्होंने कहा कि आप जेल में भी मीटिंग शुरू करो। तो
क्या कहते हैं, सन 2000 में मैं महीना याद करने की कोशिश करता हूँ, मेरे ख्याल जून जुलाई 2000 के आस में जेल में हर संडे मीटिंग शुरू हो गई। एक चीज हम लगातार करते थे कि कहीं पे मेला लगे, दिवाली का मेला, किसी त्योहार का मेला, मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन का मेला, उसमें स्टॉल लेते थे, एक हम मटेरियल रखते थे, एक रजिस्टर रखते थे कि अगर आप किसी शराबी को जानते हो तो उसकी डिटेल्स इसमें एंटर कर दीजिए, हम आपका नाम गोपनीय रखते हुए उस तक अपनी फेलोशिप का संदेश पहुंचाएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी कि संडे के दिन पहले हम लोग जेल की मीटिंग करते थे, फिर देहरादून के किसी न किसी इलाके को सिलेक्ट कर लेते थे, उस दिन वहां 12 स्टेपिंग करते थे, दोपहर तक घर पहुंचते थे, खाना खाते थे और शाम को फिर मीटिंग करते थे। जून 2000 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। हमारा एक साथी विपस्सना करने गया और विपस्सना में 10वें 11वें दिन जब मौन खुलता है तो उसकी मुलाकात सेंट जोसेफ के वाइस प्रिंसिपल ब्रदर डोमिनिक, क्योंकि वो मेंबर नहीं है तो मैं उनका नाम ले सकता हूं, उनसे हुई। कुछ दिन बाद हम इस मेंबर के यहाँ बैठे हुए थे और बात हुई कि जो बाकी के हमारे मीटिंग वेन्यूज ठीक हैं, लेकिन जो हमारा संडे का मीटिंग वेन्यू है वो काफी खराब हालत में था। उसकी दीवारों में काइयां लगी हुई थी, बल्ब जलने के बाद में भी ठीक से रोशनी नहीं दिखाई देती थी, पंखा ठीक से नहीं चलता था। तो इस साथी ने कहा चलो सेंट जोसेफ चलते हैं, ब्रदर डोमिनिक से बात करते हैं। ब्रदर डोमिनिक को उनको तुरंत पहचान गए, आराम से बैठे, बातचीत हुई और उस साथी ने रिक्वेस्ट किया कि हमें ना संडे के दिन मीटिंग करने की परमिशन दे दीजिए अपने स्कूल में। वो ए के बारे में जानते थे और तुरंत है ना इनफॉर्मल रूप से उन्होंने कहा ठीक है, आने वाले संडे से आप यहाँ मीटिंग कीजिए और बाकी का काम मेरा है, मतलब स्टाफ इत्यादि को खबर करना मेरा काम है, कोई लिखा पढ़ी नहीं। इनफैक्ट हमें देहरादून में कहीं पे भी लिखा पढ़ी करने की या एक लेटर हेड पे चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे हमको मीटिंग वेन्यूज मिलते गए और जून के तीसरे संडे से सेंट जोसेफ में मीटिंग शुरू हो गई। हमको 2 कमरे अलॉट कर दिए गए, एक ए के लिए, एक एल-एनोन के लिए। 2001 के आखिरी तक आते आते देहरादून की फेलोशिप की स्थिति ये थी कि संडे की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग आते थे और करीब 25 एक लोग हो चुके थे तब तक फेलोशिप में, यहाँ तक कि एल-एनोन में भी 8-10 लोग हो चुके थे। और जहां जहां मौका मिलता था 12 स्टेपिंग पीआई, हमारी सबसे पहली पीआई देहरादून फेलोशिप की ओएनजीसी में हुई। क्या हुआ कि जो एचआर मैनेजर थे उनकी जो पीए है उसको कहीं से ए का पता चला और देहरादून क्लासिफाइड में इन्फॉर्मा कॉलम में संडे की मीटिंग के बारे में जानकारी रहती थी और फोन नंबर रहता था। उस पीए का मेरे पास फोन आया। उस लेडी ने मुझे इसलिए फोन किया था क्योंकि उसके डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को शराब से प्रॉब्लम थी। खैर हम लोग पहुंचे, 12 स्टेप की उसने मीटिंग आना शुरू किया और उस लेडी ने जब एचआर मैनेजर को बताया ए के बारे में है ना, तो एचआर मैनेजर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में, जिसमें कि हर डिपार्टमेंट से 2-2 लोग थे और हम करीब 5-1 मेंबर्स पहुंचे, शेयरिंग की, मीटिंग वेन्यूज का बताया, फोन नंबर्स का बताया और ये डिसाइड हुआ कि अब जिस भी डिपार्टमेंट में कोई अल्कोहलिक पाया जाएगा तो सफरिंग अल्कोहलिक पाया जाएगा तो उसको ए के बारे में बताया जाएगा। और उस दौरान ओएनजीसी से कुछ एक लोग भेजे गए ए में। तब आज की तरह के मॉडर्न प्रकाश नहीं होते थे, पर बड़े सिंपल पोस्टर्स हम लोग लगाया करते थे। दिलाराम चौक पे एक 2 व्हीलर का शोरूम था जहां हमने एक पर्चा लगाया और उस पर्चे को कुछ लेडीज ने पढ़ा जो कि एक्चुअली विदेश से आई हुई थी देहरादून, लेकिन उनको ए के बारे में पता था और उनके एक रिलेटिव को अल्कोहल से प्रॉब्लम थी।
तुरंत फोन आया, वो लैंडलाइन का जमाना था। हम लोग पहुंचे, 12 स्टेपिंग की गई, उसने मीटिंग आना शुरू किया। इस तरह से करते करते लोग बढ़ते गए, और जब जहाँ मौका मिला पीआईज वगैरह भी होती थी। धीरे धीरे दून हॉस्पिटल के पास जो चर्च है, फ्री चर्च, वहां पे भी जान पहचान की वजह से जगह मिल गई। और मैं उसके बारे में थोड़ा सा शेयर भी करना चाहता हूँ कि वो जगह तो मिली, लेकिन अनुशासनहीनता की वजह से, हमारी मेंबर्स की अनुशासनहीनता की वजह से वो जगह हाथ से भी निकल गई। होता क्या था, आगे चर्च थी, साइड में पादरी का घर था। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग वहीं खड़े होके कभी कभार गाली गलौज, कभी कभार धूम्रपान करना, कभी कभार वहां गुटके थूक देना। तो पादरी ने हमको 2-3 बारी वार्निंग दी, और चौथी बारी कह दिया कि ये जगह, अब आप इस जगह पे मीटिंग नहीं कर सकते। वो जो जगह तब गई थी हाथ से, उसको लेके बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो दोबारा हमें नहीं मिली जगह। खैर, क्योंकि बाकी जगहें थी हमारे पास, तो हम मीटिंग करते रहे। और देहरादून फेलोशिप में समय समय में मेंबर्स की संख्या को लेके उतार चढ़ाव आते रहे हैं। 2002 तक 3 तक संख्या बढ़ती गई, फिर अगले 2-3 साल संख्या थोड़ी कम हो गई, फिर 2008 से संख्या फिर बढ़ गई, फिर 10-11 में फिर कमी आई। 2012 सत्यमेव जयते के बाद तो ऐसा हुआ कि संडे की मीटिंग के दिन 35-35 लोग होते थे। हमको एक्स्ट्रा स्टूल्स खरीदने पड़े, लोग सीढ़ियों में बैठ के मीटिंग करते थे। और तब से अभी तक जहां जहां मौके मिले हैं, इंडिविजुअल 12 स्टेपिंग से लेके डॉक्टर्स को खबर करना, साइकोलॉजिस्ट को खबर करना, रिहैब्स में मैसेज पहुंचाना, जिन जिन अथॉरिटीज के साथ संपर्क बनता गया, वहां वहां पीआई मीटिंग्स भी, नहीं तो प्लकार्ड्स को लगाना, पोस्टर्स को लगाना। जैसे कि उत्तराखंड रोडवेज में से परमिशन मिली पोस्टर्स लगाने की। ये मेरे ख्याल 2016 की बात है शायद। तो उत्तराखंड, ये अपना जो आईएसबीटी है, वहां जितनी बसें खड़ी होती थी या आ जा रही होती थी, सब में एक का पोस्टर लगाया गया। 2012 में हमने पहली हेल्पलाइन शुरू की, और वो हेल्पलाइन हमारे एक मेंबर के पास रहती थी, और उसने बाद में शेयर किया कि बसों की वजह से लोगों ने बिहार तक से फोन किया पूछने के लिए कि ये क्या है और इसकी मीटिंग कहाँ से होती है। पहाड़ों से बहुत फोन आए। फिर हमको परमिशन मिली महंत इंद्रेश संस्थान से, उनके स्कूलों में पीआई की गई। फिर सीएमओ देहरादून से परमिशन मिली, एक ब्लैंकेट परमिशन मिली कि हम किसी भी हॉस्पिटल में पीआई कर सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल चाहता हो, नहीं तो कम से कम हर एक हॉस्पिटल में एक का प्लकार्ड लगा सकते हैं। तो त्यूनी से लेके मसूरी से लेके ऋषिकेश तक, जिसको कि हम डिस्ट्रिक्ट देहरादून कहते हैं, हर एक पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब में प्लकार्ड लगाए गए। फिर एक और सरकारी अफसर हमारे साथ जुड़े, जो कि पुलिस में एसएसपी हैं, और वो जैसी उनकी प्रमोशन हुई और वो एसपी एसएसपी उत्तरकाशी बने, तुरंत उन्होंने बुलाया, और हमारी 2 दिन में मेरे ख्याल 4 जगह हमने पीआई की। और आखिरी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। आखिरी दिन पुलिस कप्तान ने एक मतलब उन्होंने एक स्पीच दी अपने कर्मियों के बीच में, और उनसे पहले ही बात हो गई थी कि आपकी स्पीच के बाद हम मीटिंग करेंगे, अनाउंस करेंगे कि जिनको शराब से प्रॉब्लम है वो हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं, और उस मीटिंग में कोई अफसर, यहाँ तक कि रिजर्व इंस्पेक्टर भी ना बैठे, नहीं तो लोग खुल के शेयर नहीं करेंगे। तो 5 से 6 पीड़ित पुलिसकर्मी हमारे साथ बैठे और उन्होंने मीटिंग की, और पुलिस कप्तान इतनी मदद करने के लिए तैयार था
कि उसने पुलिस चीफ मतलब जो डीजीपी हैं उनसे बात कर ली कि भाई मैं इनका ट्रांसफर टेम्पररी ट्रांसफर पुलिस लाइन में कर रहा हूं ताकि ये देहरादून में रोज मीटिंग कर सकें। ये बात हुई कि जी पहले 3 महीने वो जो हमारा स्लोगन है 90 डेज 90 मीटिंग्स, ये 90 मीटिंग्स कर लें, उसके बाद वापस आ जाएं उत्तरकाशी और फिर अपने वहां मीटिंग शुरू कर लें। शेयर करते करते मुझे ध्यान आया उससे पहले एक फ्रेंड थे जिन्होंने आईटीबीपी की 4 बटालियंस मतलब उत्तरकाशी, गौचर, जोशीमठ में हमारी पीआई की। और जब हम जोशीमठ पहुंचे पीआई करने के लिए तो बोनस में हमें ऊपर औली में भी पीआई करने को मिली। जो औली के सीएमओ थे वो ए के बारे में जानते थे और बहुत खुश हुए और उनको कहना था कि मैं जिस भी कमांड पोस्ट पे रहूंगा जहां पे भी मुझे अल्कोहलिक दिखाई देंगे उनका मेडिकल मैनेजमेंट करके मैं रिकमेंड करूंगा कि वो देहरादून सीमा द्वार पोस्ट कर दिया जाए कुछ महीने के लिए ताकि वो ए की मीटिंग अटेंड कर सकें। इसी बीच क्लेमेंट टाउन में जो उत्तराखंड के जीओसी इन कमांड जो मेजर जनरल थे उन्होंने हमारी पीआई कराई क्लेमेंट टाउन में सुभाष नगर में। और उस मीटिंग में उस पीआई मीट में मेडिकल डॉक्टर भी थे और ये डिसाइड हुआ कि जो भी फौजी पाया जाएगा सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म तो उसको ए की मीटिंग, ज्यादा छुट्टी वो नहीं दे सकते थे कि संडे के संडे हम उसको मीटिंग भेजा करेंगे। बाद में आगे चल के 2020 में जो मेडिकल डॉक्टर थे उन्होंने एक डिटॉक्स कैंप खोला सुभाष नगर आर्मी बेस में। लिटरेचर उन्होंने मंगाया और वहां हर संडे 3 महीने मीटिंग चली। उसके बाद उन्होंने वो डिटॉक्स सेंटर बंद कर दिया तो हमारी मीटिंग भी बंद हो गई। तो इस तरह से प्रक्रियाएं कार्यक्रम चलते रहे और आज शाम को ही आफ्टर मीटिंग बात हो रही थी कि अब हमारी फेलोशिप देहरादून फेलोशिप में कितने लोग होंगे, तो अंदाजन 55-60 लोग हो गए हैं। और है ना, जो मेंबर्स इंटरेस्टेड रहते हैं सर्विस में, चाहे वो इंडिविजुअल प्रेस स्टेपिंग हो या किसी डॉक्टर को बताना हो, किसी वेल विशर को बताना हो, किसी जर्नलिस्ट को बताना हो, या किसी इंस्टीट्यूशन किसी स्कूल से मौका मिल जाए पीआई करने का, तो वो सब ना न्यू कमर्स को सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, आफ्टर मीटिंग्स होना, गेट टुगेदर्स होना, ये सब चल रहा है ना, पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। और मैं बड़ा आभारी हूं ए का, क्योंकि ना ए को कहते हैं ऑल्टर्ड एटीट्यूड्स। तो मेरे दृष्टिकोण या मेरी सोच में मैं कह सकता हूं ठीक ठाक परिवर्तन आया। मैं एक बड़ा ही इनसिक्योर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव लायर, स्टीलर, मैनिपुलेटर, वुमनाइजर, रिजेंटफुल से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, ईगोइस्टिक, आर्ग्यूमेंटेटिव किस्म का इंसान था जो कि अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। और शराब में मैं सहारा ढूंढता था, शराब में मैं आराम ढूंढता था, है ना। वो बिग बुक में एक लाइन है, हैप्पीनेस थ्रू द अल्कोहल रूट, वो मेरी कहानी थी। पर रिकवरी में आने के बाद रिहैब से शुरू करते हुए जहां मैं करीब 6.5 हफ्ते रहा, फॉलोड बाय मीटिंग्स, चेंजेस आते गए। और एक उदाहरण के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ खत्म करूंगा। मैं क्योंकि विदेश में रहता था, मदर दिल्ली रहती थी, रिकवरी में मुझे मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए होंगे और मैं दिल्ली आया छुट्टियां मनाने। और मैं और मेरी मदर मेरी मासी के यहाँ ठहरे हुए थे और मैं रूम क्रॉस कर रहा था, जिस रूम में वो बैठे हुए थे मैं उसको क्रॉस कर रहा था। और क्रॉस करते करते मैंने सुना कि दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि ये लड़का बदल गया है। तो ये इस तरह के चमत्कार
ए में हुए हैं मेरे साथ ना। ए ने एक इनसिक्योर आदमी को सिक्योर बनाया, एक डिसऑनेस्ट आदमी को काफी हद तक ऑनेस्ट बनाया ना। मैं एक इंस्टीट्यूशन का हेड था 17 साल, जहां मेरे पास हर तरीके का मौका था पैसे की हेराफेरी करने का, पर धन्यवाद ए का ना कि उसने ऑनेस्टी सिखाई, सच बोलना सिखाया। मेरी आदतों में एक आदत ये थी कि मैं बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल के अपनी बात को ऊपर रखता था। मेरे लिए हर बात को मैं आर्गुमेंट में बदलता था, मतलब बातचीत को डिबेट में, डिबेट को आर्गुमेंट में, और उसमें सबसे ऊपर मुझे होता था। जो मैं कह रहा हूं चीजें मेरे मुताबिक हों, जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है। और अगर किसी ने बात काट दी तो फिर नाराज हो जाना, अपने कमरे में जाना और ज्यादा जो है शराब पीना, अपना गम जो है, दुख जो है, वो शराब के माध्यम से उसको मिटाने की कोशिश करना। तो है ना, एक ही कहीं लिटरेचर में लिखा हुआ है कि भाई ए रिस्टोर्स अस टू बीइंग नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं मानता हूं इस बात को, है ना। मेरे साथ हुआ है कि मुझे एक सामान्य आदमी की तरह इस कार्यक्रम ने बनाया और सद्बुद्धि दी, शांति दी, दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में चेंज आया। बहुत सारे कंफ्यूजन्स गए, बहुत सारे क्या, टोटल अंधविश्वास जितने थे A to Z सब चले गए, है ना। और चीजें संभालनी सिखाई, पैसा संभालना सिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सिखाई, बात करनी सिखाई, लोगों से मिलना और कैसे बात करनी है वो सिखाया, रिश्ते बनाने सिखाए। जो रिश्ते बिगड़ गए थे वो ठीक हुए, नए रिश्ते बनाए और उनको मेंटेन करना वो सिखाया रिकवरी ने। तो बस इस बात के साथ खत्म करूंगा कि ए ने मुझे सब कुछ दिया। मेरी सोच से कहीं दूर, मेरी सोच तो बिल्कुल इसके विपरीत थी, सोच में परिवर्तन आया और जो सब चीजें एक आदमी को चाहिए होती हैं जीने के लिए वो सब दी। और मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंस पैसा नहीं है, मेरे लिए सबसे पहली चीज जो है वो मेरा स्पिरिचुअल वेलबींग, मेरा इमोशनल वेलबींग है, मेरा मानसिक आराम, मेरी मानसिक शांति, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है ना। जब मेरा मन मेरे मन में जब ठहराव रहता है, मेरी सोच में जब ठहराव रहता है, तो मैं फिर बाहरी अपने को लेके और बाहरी स्थितियों को लेके फिर मैं परेशान नहीं होता। मैं अपने मन को ढील दे दूं, ज्यादा सोचना शुरू कर दूं, माय विल के हिसाब से सोचना शुरू कर दूं, थोड़ी ही देर में मेरा मन मुझे परेशान करना शुरू कर देता है। तो मेरे लिए सैनिटी, सेरेनिटी कम्स फर्स्ट, इमोशनल वेलबींग कम्स फर्स्ट, रोटी कपड़ा मकान उसके बाद की बात है। और उसके लिए भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर ने अपने आप इतना दिया है कि मैंने 2019 से कोई रेगुलर नौकरी नहीं की, है ना। अब 2026 हो गया, 7 साल से वैसी नौकरी नहीं की। और अभी भी ईश्वर ने इतना दिया हुआ है कि अगर मैं 15-20 साल और जीऊं, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। अपने आप आया, कोई मेरी लॉटरी नहीं मिली खुली, ना ही किसी ने आके मेरी झोली में डाल दिया या मुझे गिफ्ट दे दिया। डेफिनेटली जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, जैसे जिस घर में मैं रहता हूँ वो मेरी मदर ने मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, या मेरे फादर ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। पर उसके अलावा जो भी, वो बस ऑटोमेटिकली अपने आप ईश्वर देता गया। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं अगर रिकवरी के पास पे चलता रहूं, इसको प्रैक्टिस करता रहूं, मेरी बाकी सारी जरूरतें अंदरूनी, जिसका मतलब है मानसिक, शारीरिक और बाहरी जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए, वो ईश्वर अपने आप पूरा करता है। मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं।
एक दिन मैं एक साथी के घर पे था और उसके फादर ने एक बड़ी अप्रोप्रिएट बात बोली। उसने कहा, जिसने चोंच दी है वो दाना भी देगा। ये बात मैंने अपनी लाइफ में देखा है, 100% खरी उतरी है। और बस इसके साथ खत्म करूंगा कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ए का, ए फेलोशिप का, ए मेंबर्स का, कि आज मैं शराब मुक्त एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ। आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।